नमस्कार। देश में कोरोना के केस 37,776 पहुंच चुके हैं। वायरस से फाइट के लिए लॉकडाउन 14 दिन और बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री लगातार लॉकडाउन इफेक्ट्स पर नजर रखे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने छोटे लघु उद्योगों के सिलसिले में बैठक की है। देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कैसे पटरी पर लौटे, इस पर मंथन किया। नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्री, गृह मंत्री और वित्त राज्य मंत्री के साथ भी मीटिंग की और कृषि को लेकर गंभीर चर्चा की। मोदी का पूरा जोर अब इस पर है कि लॉकडाउन के बाद कैसे सभी क्षेत्रों को बूस्ट किया जाए। मोदी ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, हर क्षेत्र के एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। लॉकडाउन 3 के डिसीजन से पहले भी 48 घंटे सोच विचार हुआ। यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए, समझिए कि कैसे नरेंद्र मोदी के पास आफ्टर 17 मई का भी पूरा प्लान रेडी है। पिछले 48 घंटे से प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे थे, जानते हैं क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री? ये उनके 2 दिनों का टाइम टेबल है। इन 2 दिनों में ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री ने करीब 5 मीटिंग की। एक दिन में 2 और 3 मीटिंग की। क्यों इतने एक्टिव थे पीएम? उसकी एक डिटेल इंडिया टीवी के पास मौजूद है। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर जयंत घोषाल और सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने ये एक्सक्लूसिव जानकारियां जुटाई हैं। इन डिटेल्स को हर किसी को जानना चाहिए ताकि पता चल सके कि मोदी सरकार कोरोना और लॉकडाउन के इफेक्ट को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। 40 दिनों के लॉकडाउन इफेक्ट के बाद सरकार के ऊपर काफी दबाव था। सबसे बड़ा दबाव था पैसा जुटाने को लेकर। इसके अलावा राज्यों का प्रेशर अलग से था, क्योंकि राज्यों के राजस्व के सारे रास्ते तकरीबन बंद थे, खजाना खाली हो रहा था। इसके अलावा सरकार के ऊपर एक और दबाव था, रोजमर्रा कमाने वाले दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी छिन जाने का, छोटे मोटे कारोबारियों के कारोबार का ठप हो जाने का। बिजनेसमैन की समस्याएं अलग से थी। कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम तो थी, लेकिन समस्या अभी भी बरकरार थी। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 3 मई के बाद की स्थिति की। पीएम मोदी ने 48 घंटे में अपनी टीम के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की, लॉकडाउन 3 की तैयारी की और ऐसा फॉर्मूला सेट किया जो इन सारी चुनौतियों को पार पा सके। लॉकडाउन 3 के फॉर्मूले को सेट करते वक्त इस बार कई सावधानियां बरती गई। गोपनीयता का ख्याल रखा गया। पूरी स्ट्रेटेजी सीक्रेट रखी गई। मीडिया तक को भनक नहीं होने दी। कई एक्सपेरिमेंट भी किए गए। हर रणनीति को कॉन्फिडेंशियल रखा गया, क्योंकि खबर लीक होती तो हालात बिगड़ सकते थे। इस कॉन्फिडेंशियल स्ट्रेटेजी का पहला प्रयोग तेलंगाना की लिंगमपल्ली से किया गया। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। शुक्रवार को सुबह 4:50 पर झारखंड के मजदूरों को तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया पहुंचा दिया गया। मजदूरों की वापसी का मोदी सरकार का पहला प्रयोग और सीक्रेट ऑपरेशन था, जो सफल हुआ। सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं किया गया और इस ट्रेन को चलाने के फैसले की जानकारी भी सीक्रेट रखी गई थी, क्योंकि उसकी वजह मुंबई में देखी जा चुकी थी। ट्रेन चलने की झूठी अफवाह पर बांद्रा में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। चूंकि ट्रेन सिर्फ हैदराबाद से रांची के बीच चलनी थी, इसलिए दूसरे राज्यों के मजदूर स्टेशन न पहुंचे, भीड़ न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां न उड़े। इसलिए इस ऑपरेशन को सीक्रेट रखा गया। रणनीति कैसे बनाई गई, पूरी डिटेल्स बताएंगे, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि आखिर कैसे 1272 मजदूरों को रातों रात ट्रेन में बिठाया गया और ट्रेन से रवाना कर दिया गया। सभी को सुरक्षित पहुंचाना सबसे पहली जिम्मेदारी थी, लिहाजा इस ऑपरेशन को इसी हिसाब से अंजाम दिया गया। मजदूरों को उनके इलाकों से पहले लिंगमपल्ली आईआईटी कैंपस में लाया गया। यहां पहले से बसों का इंतजाम था। बसों को सैनिटाइज किया गया। मजदूरों की स्क्रीनिंग तो पहले भी हो चुकी थी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 57 बसों में 1272 मजदूरों को बैठाकर स्टेशन लाया गया। ट्रेन भी पूरी तरह सैनिटाइज थी। हर डिब्बे में लोगों को दूरी के ध्यान में रखते हुए जगह दी गई। रास्ते में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की हिदायत दी गई और इसके बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई। ट्रेन का समय सुबह 4:50 रखा गया ताकि ज्यादा लोगों तक ये खबर न पहुंचे। रेल अधिकारियों के अलावा सिर्फ मजदूरों को इस बात की जानकारी दी गई। रांची में भी ट्रेन के पहुंचने का समय रात के 11:30 बजे रखा गया।
रणनीति ये थी कि कोई भी अफरा तफरी न मचे। अब सवाल ये कि आखिर ये हुआ कैसे। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम थी, जिसमें गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी, कैबिनेट सेक्रेटरी रेल मंत्री पीयूष गोयल और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और झारखंड के हेमंत सोरेन शामिल थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को पता चला कि झारखंड के श्रमिक अपने राज्य जाना चाहते हैं, जिसके बाद राव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की। लेकिन लॉकडाउन में ये फैसला मोदी सरकार की मुहर के बिना संभव नहीं था। लिहाजा चंद्रशेखर राव ने गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी से इस मसले पर चर्चा की, जिसके बाद किशन रेड्डी ने गृह सचिव को जानकारी दी। फिर रेल मंत्री पीयूष गोयल को भी इसके बारे में बताया गया। अंत में फाइनल डिसीजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों की वापसी के लिए पूरे ऑपरेशन की सीक्रेट प्लानिंग करने को कहा। इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ तेलंगाना और झारखंड ही नहीं, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, यूपी, एमपी और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया। जहां श्रमिकों की समस्या थी, सभी से बात कर मजदूरों की वापसी का एक प्लान तैयार किया गया। प्रधानमंत्री के निर्देश पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का आदेश दिया। 1 मई को लिंगमपल्ली से हटिया, अलुआ से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल, जयपुर टू पटना, कोटा टू हटिया 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। तेलंगाना का प्लान बेहद सीक्रेट था, किसी को जानकारी नहीं थी। अब आपको गुजरात लेकर चलते हैं, जहां प्लानिंग और स्ट्रेटजी तस्वीरों के साथ दिखी। यहां ट्रेन भी नहीं आई थी, मजदूर भी नहीं आए थे, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, उसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। अहमदाबाद स्टेशन के बाहर और अंदर प्लेटफॉर्म पर बाकायदा सर्किल बनाकर मार्किंग की गई है। पूरी सेफ्टी और सुरक्षा को ध्यान में रखा गया। आप देख सकते हैं पूरे जो प्लेटफॉर्म 1 के बाहर का एरिया है, वहां पे ये मार्किंग्स कर दी गई हैं 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे, दोनों तरफ आगे पीछे, और पूरा एक सिस्टम से चलेगा ये सारा जो मूवमेंट होगा मजदूरों का। मजदूर आएंगे यहाँ से एक लाइन में, जैसे यहाँ से आते हुए वो वापस इस तरफ से आगे बढ़ेंगे और ऐसे घूमते हुए वो फिर आगे इस लाइन पे अपने आएंगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं उनको टर्न लेके वापस लाइन जो है आगे प्रोग्रेस करेगी, और इस तरह से घूमते हुए वो यहाँ आएंगे। और यहाँ एक मास टनल लगी हुई है, मास सैनिटाइजिंग टनल यहाँ लगी हुई है, उसमें से वो पास होंगे, पूरी तरह सैनिटाइज उनको किया जाएगा और उसके बाद फिर वो प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। ट्रेन कब जाएगी ये अभी तय नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्लेटफॉर्म के अंदर भी जब वो मजदूर घुसेंगे तब सोशल डिस्टेंसिंग के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसको ध्यान में रख के ही सारा अरेंजमेंट जो है यहाँ पे किया हुआ है। आप देख सकते हैं सारी जो बेंचेस वगैरह हैं वो काफ़ी दूरी पे लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें प्लेटफॉर्म पे जहाँ उन्हें लाइन लगा के खड़े होना है, ये यहाँ पे भी 1-1 मीटर की मार्किंग कर दी गई है। अहमदाबाद कालूपुर स्टेशन से ट्रेन कब चलेगी ये अभी तय नहीं हुआ है। वैसे भी अहमदाबाद का कालूपुर स्टेशन जो है वो इस वक्त शहर के रेड जोन में पड़ता है, इसलिए हो सकता है कि जो दूसरे स्टेशन हैं अहमदाबाद के वो उन्हें भी यूज़ किया जा सकता है। रेड जोन में कालूपुर स्टेशन था, लिहाजा एक और स्टेशन साबरमती को भी तैयार रखा गया, जहां पर बसों से मजदूरों को लाया गया। सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए सबकी स्क्रीनिंग करने के बाद 1200 मजदूरों को रेलवे पुलिस की निगरानी में आगरा के लिए भेजा गया। आगरा के लिए प्लान किया है हमने और लगभग 1200 लोग इसमें जाएंगे, और अभी एक एक करके बस में प्रॉपर्ली स्क्रीन पैसेंजर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ही लेके आ रहा है, और यहाँ से उसको ऑनबोर्ड करा के हमारी कस्टडी में, और पुलिस, स्टेट पुलिस और हमारी रेलवे पुलिस की कस्टडी में ये लोग आगरा तक जाएं। टोटल स्लीपर के और जनरल मिला के 20 कोचेज हैं, और हमने 1200 पैसेंजर अलाउ किए हैं। नॉर्मली इससे ज़्यादा कैपेसिटी होती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के जो गाइडलाइंस है उसके चलते हमने मिडिल बर्थ को डिसेबल किया है, और एक कोच में मैक्सिमम 60 लोगों को अलाउ करेंगे। अहमदाबाद से माइग्रेंट लेबर्स को लेकर के पहली ट्रेन आगरा के लिए आप देख सकते हैं निकल चुकी है। 1200 पैसेंजर्स हैं इसमें, 1200 प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें लेकर के ये ट्रेन जो है ये अब आगरा के लिए रवाना हो चुकी है। आप देख सकते हैं इनके चेहरों पे खुशी है, और अब देखिए हाथ वेव करके यहाँ पे अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं ये जो माइग्रेंट लेबर्स हैं। पिछले 40 दिनों से यहाँ पे अटके हुए थे, इन्होंने कई प्रयास भी किए जाने के लिए, और आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन है ये इस वक्त अहमदाबाद साबरमती रेलवे स्टेशन से
रवाना हो चुकी है। साबरमती रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन चल चुकी है और अब ये ट्रेन सीधे आगरा जाके रुकेगी। बीच में खाने पीने का इंतजाम भी किया हुआ है प्रवासियों के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इन्हें ले जाया जा रहा है। बिहार के पटना में भी राजस्थान के जयपुर से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर पहुंची। यहां पर भी सरकार का एक्शन प्लान तैयार था। जयपुर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1200 बिहार के लोगों को लेकर पहुंची है। आप देखें ये पटना का दानापुर स्टेशन है और ये ट्रेन यहां पर अब पहुंच चुकी है। इस पूरी ट्रेन में 1200 यात्री हैं बिहार के और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए इन सबों को लाया गया। पहले से ही पूरी तैयारी दानापुर स्टेशन पर की जा रही थी। सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था। हर जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई थी। पैसे भी खत्म हो गए, गांव से भी मंगा रहे थे, फिर उसमें जो है कितना मंगाते गांव से भी, फिर गांव में भी तो अभी काम धाम नहीं चल रहा है, इसलिए बसों की व्यवस्था कर ली गई है। जो जिस जिले के रहने वाले हैं बसों से उनके गृह जिले तक भेजा जाएगा और फिर वहाँ उनको 21 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। जो पटना के रहने वाले हैं उनको पटना में ही 3 क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। आखिर ये सब हुआ कैसे? रातों रात नहीं हुआ। अगर लॉकडाउन के बाद अपनी कार भी चलाएंगे तो कार स्टार्ट होने में दिक्कत करेगी। उसी तरह ट्रेन चलाना इतना आसान नहीं था। किस लेवल पर तैयारी की गई, सेफ्टी की किन किन कसौटी पर परखा गया? रामेश्वरम से आई इन तस्वीरों को देखिए। एक एक पहिए को चेक किया जा रहा है और ट्रेन को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि जब ट्रेन यहां से निकले तो कोई दिक्कत पेश न आए। इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि टीम नरेंद्र मोदी ने मजदूरों को ले जाने का यह ऑपरेशन कितने जबरदस्त स्ट्रेटजी के साथ किया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के प्रयोग की टेस्टिंग तो कई दिन पहले ही शुरू की जा चुकी थी, लेकिन फाइनल ऑर्डर नहीं आया था। प्रयोग के रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद फाइनल ऑर्डर गृह मंत्रालय की तरफ से 1 मई को जारी कर दिया गया। इस सीक्रेट ऑपरेशन की कुछ और जानकारी देवेंद्र पराशर ने बताई, जरा सुनिए। जैसे ही केंद्र सरकार ने श्रमिकों, छात्रों और तीर्थयात्रियों को विशेष परिस्थितियों में मूवमेंट की अनुमति दी, उसके बाद राज्यों के सामने एक बड़ी समस्या हो गई कि इतनी बड़ी संख्या का एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट हो कैसे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने झारखंड के सीएम से बात की। उसके बाद दोनों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी को इस बाबत सूचना दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने गृह सचिव और कैबिनेट सचिव को इतला करने के साथ पीएम की अनुमति ली और उसके बाद गृह सचिव ने रेलवे के अधिकारियों से बातचीत करके आगे का पूरा खाका तय किया। असल में केंद्र सरकार शुरू से ही कुछ राज्यों की इस मांग के खिलाफ थी कि लंबी दूरी की ट्रेनों को चला दिया जाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा खतरा यह था कि संक्रमण फैलता। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोगों का मूवमेंट शुरू हो जाता और एक बार जब आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाती, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाता, तो फिर श्रमिकों का मिलना मुश्किल हो जाता। श्रमिकों को मूवमेंट के लिए सरकार ने अनुमति तो दी, लेकिन साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियां भी खोली गई हैं। ऐसे में श्रमिकों के सामने एक मौका है कि वो अपने आप को बचाते हुए, सुरक्षित रखते हुए आर्थिक गतिविधियों में शामिल होकर कुछ पैसा भी कमा सकें। मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज लॉकडाउन के डिसीजन को लेकर था, क्योंकि कोरोना संक्रमण का डबलिंग रेट भले ही 12 दिन का हो गया था, लेकिन कोरोना को लेकर कोई गारंटी देने की स्थिति में सरकार नहीं थी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी था लॉकडाउन की पॉलिसी तय करना। प्रधानमंत्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी और सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर इसका कोई फॉर्मूला निकालने पर मंथन शुरू हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया, जिसके पीछे एक पूरा कैलकुलेशन था। लॉकडाउन 3 के 14 दिनों में देखा जाएगा कि लॉकडाउन 3 का कोई नकारात्मक असर तो नहीं। हालांकि यह अंदेशा है कि रिलैक्सेशन के बाद लोगों ने निर्देशों का पालन नहीं किया तो कुछ नकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन के अलावा साप्ताहिक मॉनिटरिंग के फॉर्मूले पर काम करने का निर्णय हुआ, ताकि अगर हालात बिगड़े भी तो तुरंत नियंत्रण में लिया जाए। इन दिनों में यह देखा जाएगा कि लोगों ने लॉकडाउन का अनुशासन से पालन किया और हालात बेहतर रहे तो छूट दी जाएगी, वरना नियंत्रण। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री के लिए बड़ा चैलेंज बनकर खड़े थे मेट्रो शहर। ज्यादातर मेट्रो शहर रेड और ऑरेंज जोन में हैं। रेड जोन जिलों की संख्या भले ही 130 है, लेकिन असली बड़ी चुनौती मेट्रो शहर और उसके तकरीबन 2 दर्जन जिले हैं। प्रधानमंत्री ने इन शहरों से जुड़े जिलों को फॉर्मूला निकालने की रणनीति बनाने को कहा, जिसके बाद इनके हॉटस्पॉट की पहचान की गई, जिससे लॉकडाउन में छूट देना संभव।
रोजाना गाइडलाइंस को लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति थी। प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए विशेष रूप से जोर दिया और ऐसा तरीका निकालने को कहा ताकि लॉकडाउन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे, खास तौर से गाइडलाइंस को लेकर। इसलिए गाइडलाइंस को सार्वजनिक करने से पूर्व गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने बाकायदा मीडिया को एक एक बिंदु समझाया। जिस निर्देश पर भ्रम की स्थिति संभावित थी उसे बार बार स्पष्ट किया गया। पीएमओ को सार्वजनिक सूचनाओं की मॉनिटरिंग लगातार करने के निर्देश दिए गए। लॉकडाउन 3.0 लागू करने से पहले सबसे बड़ा प्रेशर राज्यों के रेवेन्यू को लेकर था। प्रधानमंत्री मोदी भी इसको लेकर काफी गंभीर थे। पिछले 48 घंटे में प्रधानमंत्री की 5 मीटिंग का मुख्य उद्देश्य आर्थिक मजबूती को लेकर ही था, जिसमें राज्यों के राजस्व का ध्यान रखते हुए अनुमति, राज्यों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर, खान कोयला क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों पर विचार, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की बात पर जोर, अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीति, घरेलू निवेश को बढ़ावा देने का प्लान बनाने पर जोर। अपनी मैराथन बैठकों में पीएम मोदी अपने मंत्रियों और अधिकारियों से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कोरोना संकट तो है ही और इस संकट से हम जूझ ही रहे हैं, लेकिन इस हालात में आर्थिक तौर पर एक अवसर भी है ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को बड़ी हिस्सेदारी दिलाने का। अपने आप को इस तरीके से मजबूत करें कि देश की जो जरूरतें हैं उसे तो आप पूरी कर ही सके, साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। इस लिहाज से सभी मंत्रालयों की तैयारी और काम होना चाहिए। इसके अलावा लॉकडाउन 3 लागू करने से पहले कई और फॉर्मूले प्रधानमंत्री ने सेट किए, जिसमें ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सेदारी के लिए तैयारी, दवाओं, मेडिकल सामान, जरूरी सामान, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक आदि क्षेत्रों के मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस, ऊर्जा के स्रोतों के निर्माण काम को कराना जरूरी, निर्माण के दूसरे कामों पर भी फोकस। देश के गरीबों के पास इतना बैकअप नहीं है कि और घर बैठ सकें, इसलिए आर्थिक गतिविधियों में छूट, कृषि कार्य में छूट, आईटी आधारित सेवाएं और कॉल सेंटर को खोलना जरूरी था। 14 दिनों के तीसरे लॉकडाउन के निर्णय के पीछे पीएम मोदी और उनकी टीम की सिर्फ यही सोच है कि देशवासियों का कोरोना संकट से बचाव हो, देश के आम लोगों की तकलीफें कम हो और अर्थव्यवस्था को थोड़ी मजबूती मिल जाए। लेकिन ये सब कुछ तभी संभव है जबकि देश का हर व्यक्ति और सिस्टम इस बात को समझे कि सरकार की सोच और उसका मकसद क्या है और केंद्र सरकार के निर्देशों का पूरे तरीके से पालन करे।